बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का लोकतांत्रिक राजनीति, जो कि कक्षा 9वीं के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है। और आज हम इसका अध्याय 2 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अध्याय 2 पढ़ेंगे। अध्याय 2 है संविधान निर्माण। ठीक है, संविधान निर्माण, और इसका परिचय सबसे पहले हम देख लेते हैं। और इसके पहले हम अध्याय 1 पढ़ चुके हैं और उसके प्रश्नोत्तर भी कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम संविधान निर्माण परिचय। ठीक है, संविधान निर्माण परिचय में जो दिया गया है कि संविधान का निर्माण, संविधान क्या है और संविधान निर्माण की आवश्यकता क्यों हुई। ठीक है, तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आजाद नहीं है। यह हम पिछले अध्याय में जो लोकतंत्र वाला जो पाठ था उसमें हम देख चुके थे कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो उसमें जो शासक लोग होते हैं वो मनमानी करने के लिए आजाद नहीं है। कुछ बुनियादी नियम है जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। तो संविधान क्या बच्चों? संविधान का वास्तविक मतलब है नियमों का एक सम्मिलित रूप। ठीक है, जिससे कि शासन और नागरिक जिसका पालन करते हैं और जिसके अनुसार सरकार का कार्य चलता रहता है, तो वह संविधान कहलाता है। तो आपने देखा होगा कि संविधान आपने 26 जनवरी पर भी पढ़ा होगा या सुना होगा कि 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो आपने कभी सोचा भी हो कि संविधान मतलब क्या? तो संविधान मतलब है कि कानूनों का एक सम्मिलित रूप। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता। तो संविधान में देश की शासन व्यवस्था के सारे नियम होते हैं। यह सर्वोच्च संविधान है क्योंकि सारे नियम संविधान के अंतर्गत आते हैं। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है? संविधान बनते कैसे हैं? उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनाता है? किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने का मूल्य कौन कौन से हैं? एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं? हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहां क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया, हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचारों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। तो हम सबसे पहले इस अध्याय में दक्षिण अफ्रीका में जो संविधान बना है वह किस तरीके से बना था और किस तरह से वहां संविधान का निर्माण हुआ है, इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान से। और यह जो फोटो दे रखा बच्चे, ये फोटो है नेल्सन मंडेला का, जो कि दक्षिण अफ्रीका में संघर्षशील अश्वेतों के प्रमुख नेतृत्व इन्होंने किया था। और यहाँ उनका एक कथन दे रखा है जिससे कि हमें उनके विचारों के बारे में पता चलेगा। तो कथन है, मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहे और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला का कथन है कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है। ठीक है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में गोरे और अश्वेत लोगों के बीच में संघर्ष हो रहा था, अश्वेतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था, तो उन्होंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है। और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। तो अश्वेत के प्रभुत्व का भी उन्होंने विरोध किया है क्योंकि वह एक ऐसा लोकतांत्रिक देश चाहते थे, ऐसा स्वतंत्र समाज चाहते थे जहां लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें और सभी को समान अवसर उपलब्ध हो।
तो यह नेल्सन मंडेला का कथन है, जिस पर दक्षिण अफ्रीका के गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया। तो 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। बच्चों, उन्होंने इतना संघर्ष करा था कि उस संघर्ष के लिए 28 वर्ष तक उन्हें जेल में रहना पड़ा था। और यहाँ जो साइड में एक आप देख रहे हो एक चित्र जो दे रखा है साउथ अफ्रीका हिस्ट्री ऑनलाइन का से जो दे रखा है, और यह है रंगभेद वाले दौर 1953 का एक साइन बोर्ड है यह, जिससे तब के तनावपूर्ण संबंधों का पता चलता है। इस साइन बोर्ड पर लिखा है खतरा, देशी अश्वेत हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वालों, अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियारबंद सुरक्षा गार्ड्स देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश नोच नोच कर खा जाएंगे। तुमको चेतावनी दे दी गई। तो इस प्रकार का एक बोर्ड है जिससे हमें स्पष्ट पता चलता है कि वहां पर उस समय अश्वेतों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता होगा। तो रंगभेद के खिलाफ संघर्ष रंगभेदी नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया। जैसे भारत को गुलाम बनाया था, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका को भी गुलाम बनाया गया था यूरोपीय कंपनियों ने। पर भारत से उलट काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए। मतलब दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोग ज्यादा बसे थे, वहां उनकी संख्या ज्यादा थी, और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है ना, तो दक्षिण अफ्रीका के जो स्थानीय लोग हैं उनकी चमड़ी का रंग काला होता था, और जो यूरोप देश से जो लोग वहां जाकर बस गए थे उनका रंग गोरा था। तो इस प्रकार से गोरे और काले लोगों के बीच में वहां विभेद होने लगा। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है। तो जो दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है, आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है, और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। मतलब आबादी में अधिक संख्या काली चमड़ी वाले लोगों की थी और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहां मिश्रित नस्लों जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था, और भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाजत नहीं थी। परमिट होने पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते थे। रेल गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। तो इस तरह से वहां पर सभी के लिए अलग अलग नियम बन गए थे। गोरों के लिए अलग नियम थे, कालों के लिए अलग थे, और कितनी जगहों पर सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। 1950 से ही उन्होंने विरोध प्रदर्शन के लिए हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए और इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थे। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई।
अनेक देशों में रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। तो विरोध होने के बावजूद भी वहां की जो गोरी सरकार थी या गोरे लोगों की सरकार थी, उन्होंने वह दमनकारी कार्य चालू रखे। ठीक है, एक नए संविधान की ओर। तो वहां जो संघर्ष चालू हुआ था 1950 से, उसका जो आगे जो परिणति हुई वह एक नए संविधान की ओर हुई थी। रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया, भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गई। 28 वर्षों तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आजाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। यह सब कैसे हुआ? आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से यह जाने। तो यह नेल्सन मंडेला का कथन है, जो कि दक्षिण अफ्रीका जब एक लोकतांत्रिक देश बन गया था तो उस लोकतांत्रिक देश के सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमनसाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़े और इस बात में आस्था रखे कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। तो इस प्रकार उन्होंने ये जो कथन दिया था और इसमें स्पष्ट कहा है कि दक्षिण अफ्रीका के लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़े और अपनी अच्छाई और भलमनसाहत को हमेशा जारी रखे। तो नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किया उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को माफ कर दे। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आजादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी। इस प्रकार वहां मिली जुली सरकार बनी थी दक्षिण अफ्रीका में। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं उतने दुनिया के किसी संविधान में नहीं दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों से किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस प्रकार वहां बहुत अच्छा संविधान बना और इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब वे हर समस्या के समाधान में सबको भागीदारी होगी। दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावनाओं को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। पृष्ठ 30 पे बताया गया है, जो कि वो हम पढ़ेंगे बाद में। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। एक बार फिर नेल्सन मंडेला के शब्दों में ही ये बातें समझे। फिर नेल्सन मंडेला का कथन है यहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का। तो वहाँ पर
संविधान के द्वारा अब ये स्पष्ट हो गया है कि कोई भी गोरे और काले में भेद नहीं करेगा। श्वेत अश्वेत सभी को समान अधिकार और सभी के लिए कानून समान हो गया है। सब मिलजुल कर वहाँ रहेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा।